हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड सब्जेक्ट में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन की। हमने पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे और हम इस पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। दोहा मात्रिक छंद का एक प्रकार है जो हिंदी साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय है। विशेष रूप से कबीर, तुलसी और बिहारी के दोहे जन जन में प्रसिद्ध हैं। इसकी परिभाषा क्या है? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर लिखिए। आत्मकथा और जीवनी दोनों ही महापुरुषों या व्यक्तियों के जीवन पर आधारित होती हैं, लेकिन इनके लेखन और दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर होता है। आत्मकथा और जीवनी में 2 मुख्य अंतर इस प्रकार हैं: लेखक का अंतर और दृष्टिकोण और सत्यता। लेखक का अंतर, आत्मकथा यह लेखक द्वारा स्वयं के जीवन पर लिखी गई कथा होती है। इसमें लेखक स्वयं ही नायक होता है। जीवनी यह किसी व्यक्ति के जीवन पर किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी जाती है। इसमें लेखक और नायक अलग अलग होते हैं। दृष्टिकोण और सत्यता, आत्मकथा इसमें लेखक अपने निजी अनुभवों, आंतरिक भावनाओं और सत्य को अपनी दृष्टि से प्रस्तुत करता है। यह पूरी तरह आत्मपरक होती है। जीवनी, जीवनी लेखक तटस्थ होकर व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण देता है। यह शोध और तथ्यों पर आधारित वस्तुपरक होती है। लेखिका मनु भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे? लेखिका मनु भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना इसलिए कहते थे क्योंकि उनके विचार में रसोई एक ऐसी जगह थी जहां जाने के बाद एक व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमताएं जलकर भस्म हो जाती हैं। इसके पीछे के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। प्रतिभा का नाश, उनके पिता का मानना था कि रसोई के काम, खाना बनाना, बर्तन धोना आदि में उलझने से स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति और उनकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है। वैसे ऊर्जा की बर्बादी मानते थे। सीमित दायरा, वे चाहते थे कि उनकी बेटियां घर की 4 दीवारी और चूल्हे चौके तक ही सीमित ना रहें, बल्कि बाहर निकलकर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लें। नकारात्मक दृष्टिकोण, भटियार खाना शब्द भट्टी से बना है। उनके अनुसार रसोई एक ऐसी भट्टी थी जो इंसान की योग्यता को निगल जाती है। वे अपनी बेटियों को विशिष्ट बनाना चाहते थे, न कि केवल कुशल गृहिणी। मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा निम्नलिखित 2 प्रमुख उम्मीदें जगाता है। जीवंत देशभक्ति, यह दर्शाता है कि हमारे देश के नायकों के प्रति सम्मान की भावना अभी समाप्त नहीं हुई है। कैप्टन जैसे बुजुर्गों के जाने के बाद भी देशभक्ति की मशाल बुझी नहीं है। नई पीढ़ी पर भरोसा, सरकंडे का चश्मा बच्चों द्वारा बनाया गया था जो यह उम्मीद जगाता है कि देश की आने वाली पीढ़ी अपने महापुरुषों का सम्मान करना जानती है। इससे विश्वास होता है कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय उसे उत्सव के रूप में मनाया। उन्होंने अपनी भावनाएं निम्नलिखित तरीके से व्यक्त की। भजन और कीर्तन, उन्होंने बेटे के शव को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया और उसके सिरहाने एक दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर तल्लीनता से कबीर के पद गाने लगे। आध्यात्मिक तर्क, जब उनकी बहू रो रही थी तो उन्होंने उसे समझाया कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। उनका मानना था कि आज विरहिणी आत्मा अपने परमात्मा से मिलन हो गया है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? बिस्मिल्लाह खां काशी की गंगा जमुना तहजीब के प्रतीक थे। समय के साथ काशी में आए बदलाव उन्हें गहरे तक दुखी करते थे। उन्हें ये परिवर्तन परेशान करते थे। खान पान की परंपराओं का लुप्त होना, खां साहब को दुख था कि काशी से पुराने स्वाद गायब हो रहे हैं। अब न वैसी मलाई बर्फ मिलती थी
और ना ही कुलकुलाती हुई कचौड़ी जलेबी। संगीत और साहित्य के प्रति घटता सम्मान। उन्हें यह महसूस होता था कि अब काशी में संगीतकारों और साहित्यकारों के प्रति वह पुराना आदर और मान सम्मान नहीं रहा। सांप्रदायिक सौहार्द में कमी। पहले हिंदू और मुसलमान मिलकर त्यौहार मनाते थे और एक दूसरे की कला का सम्मान करते थे। खां साहब को लगा कि अब वह आपसी प्रेम और भाईचारा कम होता जा रहा है। बिस्मिल्लाह खां के लिए काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि संस्कृति की पाठशाला थी। उन्हें डर था कि इन परिवर्तनों के कारण काशी अपनी मूल पहचान खो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी का लेखक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। उनकी 2 रचनाएं और भाषा शैली। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्षों और सामाजिक विडंबनाओं का सजीव चित्रण मिलता है। उनकी 2 रचनाएं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। उनकी भाषा शैली सहज और सरल भाषा। उनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है जिसमें तत्सम तद्भव के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी सुंदर तालमेल मिलता है। व्यंग्यात्मक शैली। स्वयं प्रकाश जी अपनी बात को सीधे न कहकर चोटीले व्यंग्य के माध्यम से कहते हैं। किस्सा गोई। उनकी शैली में एक खास तरह की किस्सा गोई कहानी सुनाने का अंदाज है जो पाठकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है। मनु भंडारी नारी चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति। मनु भंडारी ने पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों में स्त्री के अंतर्मन और उसकी स्वतंत्रता को केंद्र में रखा है। इनकी 2 रचनाएं आपका बंटी और महाभोज हैं। भाषा शैली मनोवैज्ञानिक और मार्मिक। मनु जी की भाषा पात्रों के मन के द्वंद्व और भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। वे छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। यथार्थवादी चित्रण। उनकी शैली पूरी तरह से यथार्थवादी है। वे समाज की कुरीतियों और पारिवारिक बिखराव का बिना किसी लाग लपेट के वर्णन करती हैं। संवादात्मकता। उनके लेखन में संवादों की प्रधानता होती है जिससे पात्र जीवंत होते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके आने की तिथि पता न हो जो सब कुछ जानता है। जिसके आने की तिथि पता न हो उसके लिए वाक्यांश है अतिथि और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए है सर्वज्ञ। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। देशभक्ति गंगा जमुना। देशभक्ति देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास है। गंगा यमुना गंगा और यमुना द्वंद्व समास है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर सिक्किम में बौद्ध मान्यताओं के अनुसार श्वेत और रंगीन पताकाओं का फहराना अलग अलग अवसरों का प्रतीक है। श्वेत पताकाएं अवसर ये किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होने पर फहराई जाती हैं। इसका उद्देश्य होता है भिक्षु की आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। विशेषता इन पर शांति के मंत्र लिखे होते हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। रंगीन पताकाएं अवसर ये किसी शुभ कार्य या नए कार्य की शुरुआत पर फहराई जाती हैं। उद्देश्य सुख समृद्धि और कार्य की सफलता की कामना के लिए इन्हें लगाया जाता है। संख्या इनकी संख्या भी प्रायः 108 ही होती है। तो ये थे वो प्रश्न जो आपकी तैयारी को 100% पूरा करेंगे। याद रखिए हिंदी में रटना नहीं समझना जरूरी है। अगर आपको इन सभी के आंसर PDF में चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए। धन्यवाद।